जय श्री राम दोस्तों। ये मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में जो रीसेंट राइट्स हुए उसके ऊपर है। वो वोट के जो अमेंडमेंट बिल आया उसके अगेंस्ट में जो वो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे। तो एनीवेज वो बात करेंगे उसके ऊपर। पर मेरा मानना ये था कि कितनी इजीली मतलब कितना इजीली ये हमें दिख जाता है कि कौन एंटी हिंदू है, कौन एंटी नेशन है, अ, किसका इंटरेस्ट कहाँ पर है। मतलब मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूँ, ओपनली दिख जाता है। पता नहीं फिर भी हम हिंदूज को वो दिखता क्यों नहीं है। मतलब मैं बंगाल के हिंदूज के ऊपर भी बोल रहा हूँ कि उनको वोट देते हुए मतलब क्या दिमाग में आता होगा कि मैं क्यों वोट दूं। मतलब और मैं ऐसा नहीं है कि मैं कम पढ़े लिखे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि उनको नहीं पता कि टीएमसी को वोट देना है, बीजेपी को वोट देना है, या टीएमसी उसको थोड़ा सा पैसे दे देती होगी तो वो खुश हो जाता होगा, वोट दे देता होगा वहां पे जाके। वो तो है ही, या डरा देता होगा बंदूक दिखा के, राइट, क्लब दिखा के। पर मैंने वैसे भी लोग देखे हुए हैं जो अ, बंगाल के रहने वाले हैं, कलकत्ता के रहने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छा खासा जॉब करते हैं हमारे रिलेटिव्स में, राइट, अच्छा खासा जॉब करते हैं, एजुकेटेड है प्रॉपरली। उन वो भी सपोर्ट करते हैं टीएमसी को। और आप उनसे अगर बात भी करोगे ना तो आपको लगेगा कि मतलब क्या बोल रहे हो, मतलब तुम लोग किस बात पे तुम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो। मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा। और इतना अजीब अजीब पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे, मतलब हंसोगे या गुस्सा करोगे या रोगे समझ में नहीं आता। पर माय पॉइंट इज अगेन कि ये लोग भी सपोर्ट करते हैं, मतलब ममता को। पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों। मतलब जो चीज मुझे बहुत इजीली दिखता है, या हर चीज हर बंदे को दिख रहा है, ये रूबिका जी को भी दिख रहा है, पर वो इन लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं वेस्ट बंगाल में, उनको क्यों नहीं दिखता। मतलब क्या लॉजिक है मतलब इसका। चलो इसी पे बात करते हैं, ये लोग सुनते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं सुबह से न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको वक्फ कानून की अग्नि परीक्षा पर बड़ी कवरेज और वहां सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है बता रहा है। नए वक्फ कानून की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। आज ठीक दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर 75 याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने 10 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 2 बजकर कुछ 10-15 मिनट हो रहे थे तब कोर्ट में यह सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन, इनकी बेंच ने इस सुनवाई के दौरान एक एक दलील को बहुत गौर से सुना, उस पर अपने सवाल भी दागे। लेकिन सुनवाई के एकदम आखिर में चीफ जस्टिस के एक सवाल ने सख्त संदेश के साथ कई सवालों को जन्म दे दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हिंसा बहुत परेशान करने वाली बात है, और यह जिक्र मुर्शिदाबाद पर हो रहा था। मुद्दा कोर्ट में है, हम निर्णय करेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के पीछे की वजह बंगाल में बीते जुमा से सड़कों पर हो रहा संग्राम है। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जा रही थी तो कपिल सिब्बल आकर यह कहते हैं कि आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, जिस तरीके से वक्फ कानून में बदलाव किए गए हैं। यह भी कहा गया कि वक्फ बाय यूज इस कपिल सिब्बल को मतलब लोग रास्ते में चलने कैसे देते, मुझे ये नहीं समझ में आता कि मतलब हर जो पॉइंट जो इंडिया के अगेंस्ट में है वो उसके सपोर्ट में आ जाता है कोर्ट में पूछने। मतलब वो रहता कैसे है, मतलब अपने घर पे, उसके घर के आसपास कहाँ रहता होगा वो। घर के आसपास कौन लोग रहते हैं, मतलब उस देख के क्या बोलता है कि अरे ये कमीना जा रहा है देखो, मुंह पे बोलता होगा। पता नहीं क्यों नहीं बोलता है इसको, बोलना चाहिए, राइट। यार उठा के कुछ मार ही दो उसकी तरफ। को लेकर जो अभी नया कानून आया है वो हमारे फेवर में या वक्फ बोर्ड के फेवर में, मुसलमानों के फेवर में नहीं जाता है। उसके पीछे उन्होंने वजह भी गिनाई कि बताइए डीड हम कहां से लेकर आएंगे, क्योंकि 1913 से पहले भी जब रजिस्ट्रेशन ही शुरू हुआ था प्रॉपर्टीज का, उससे पहले भी कई ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ की गई। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि देखिए ये 26 का उल्लंघन है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुस्लिम उत्तराधिकार में भी ये दखल है
कि भाई बहन को देना है कि बीवी को देना है कि लड़की को देना है कि नहीं देना है, ये राज्य नहीं डिसाइड करेगा। कपिल सिब्बल कह रहे हैं इस्लाम में विरासत मौत के बाद लागू होती है। वो ये कह रहे हैं कि दिस इज अ क्वेश्चन जो और ये जो बातें हैं इस्लाम में, ये तो मौत के बाद इनहेरिटेंस क्या होगा। विवाद में सरकारी अफसर से जांच जो आप करवा रहे हैं वो असंवैधानिक है। सरकार घोषित कर सकती है कि प्रॉपर्टी उनकी है, लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं रखी गई है। वो उस तरफ इशारा कर रहे थे कि ये कानून में लूप होल्स हैं। 20 करोड़ लोगों के अधिकारों को आप दबा नहीं सकते हैं, ये सवाल पूछा गया। दूसरी तरफ आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये मुर्शिदाबाद हो या फिर दक्षिण 24 परगना, हर जगह सड़कों पर हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुर्शिदाबाद में तो हिंदुओं के पलायन की तस्वीरें भी सामने आई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने फिक्र जताई इस बात पर, लेकिन सियासत की फिक्र सिर्फ वोट बैंक की होती है। जिस बंगाल में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदू हिंसा के शिकार हो रहे हैं, उसी बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी आज मिलने पहुंचती है मुस्लिम धर्मगुरुओं से। और जब मैं ये कह रही हूं बहुत संजीदगी से कर रही हूं, बात यहां हिंदू मुसलमान की नहीं है। आप जो पीड़ित वर्ग है, अभी मुर्शिदाबाद में कौन पीड़ित वर्ग है? मैं आपसे पूछती हूं, आप किसी धर्म के हो ना, मुझे ये बताइए, जो पलायन कर रहा है वो पीड़ित है या जो सड़कों पर निकलकर आगजनी कर रहा है, उस जगह पर जाकर मारकाट मचा रहा है? दो ही पक्ष है ना अभी, तो वो पीड़ित है। दोनों में से पीड़ित कौन है? ममता बनर्जी पीड़ितों से मिलने के लिए नहीं जाती, उनकी ममता पीड़ितों के लिए सामने नहीं आती है। वोट बैंक की ममता उन्हें उन तमाम उलेमाओं के पास लेकर जाती है। और उस मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी जो कहती है, आप वो भी सुन लीजिए। ममता बनर्जी हिंसा पर अपने पुलिस अधिकारियों से सवाल पूछने की जगह आरोप बीजेपी पर मढ़ती हैं। ये तब अच्छा लगता है जब बीजेपी सत्ता में होती है, तब आनंद आता सुनने में जो दीदी कह रही, लेकिन दीदी तो खुद सत्ता में है, कह रही बीजेपी आई तो खाना भी बंद हो जाएगा आप लोगों का। आप लोग कौन है? वहां पर जितने भी उलेमा बैठे हैं, अपने फायदे के लिए नीतीश और चंद्रबाबू चुप हैं। मैं बता देती हूं, हम हिंदू मुसलमान को अलग नहीं होने देंगे। बंगाल में बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है। मतलब बीते 14 साल से बंगाल में सरकार दीदी आपकी है, पुलिस दीदी आपकी है, प्रशासन दीदी आपका है, खुफिया तंत्र दीदी आपका है, और हिंसा दीदी बीजेपी फैला रही है। और अगर मान लीजिए आप जो कह रही हैं कि हिंसा बीजेपी फैला रही है, तो फिर दीदी आप क्या कर रही हैं? आपके राज में मुर्शिदाबाद से दक्षिण 24 परगना तक 4 दिन तक ही हिंसा हो रही थी। आप कोलकाता में सियासी बयानबाजी में व्यस्त दिख रही हैं। आपको मुर्शिदाबाद में मारे गए बाप बेटे हरगोविंद दास और चंदन दास का घर, उसका रास्ता मालूम है? आपको इजाज अहमद के घर का रास्ता मालूम है? ये लोग मर गए हैं, आप उनके घर गई, पहुंच जाती ना उनके घर, उनकी मां बहन की आंखों में आंख डालकर कह देती ना कि आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, और ये बीजेपी करवा रही है। हमारी पुलिस फेल हो गई कहती ना आप दीदी, लेकिन आपने अभी सिर्फ सियासत देखी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और नहीं तो हम पूछ लेते कि आपको सिर्फ सियासत दिखी दीदी। और सियासत आप कर भी रही हैं तो दोनों पक्षों को साथ लेकर करती। आपने क्लियर मैसेज देने की कोशिश की। आज बंगाल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बुलावा भेज दिया गया। इस बीच कहा भैया आप नहीं आएंगे तो काम ना हो पाएगा हमारा। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं जानते हैं आप? वो कह रहे हैं मैं योगी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फौरन बंगाल आए, हिंदुओं को बचाने का काम करें। उनके आने से बंगाल के हिंदुओं का हौसला बुलंद होना चाहिए। यानी बंगाल के सियासी शतरंज में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। लेकिन आज उसी सवाल की गूंज कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और था सबको पता कि आज की तारीख मुकर्रर है, योगी जी का क्लोन बन जाए, तो हिंसा की आग किसके फायदे के लिए लगाएगी? और हिंसा के बाद ममता दीदी ने आज जिस तरीके से पूरी मजलिस बैठाई और केवल एक
पक्ष की मजलिस बैठाई, क्या संदेश है? शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रदीप भंडारी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपको ठीक मेरे बगल में स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ठीक उनके बगल में आपको विवेक श्रीवास्तव नजर आ रहे हैं, लेफ्ट के नेता हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी उनके बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आपको ये बता देते हैं कि आज कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ रोहित पांडेय जी मौजूद हैं। पहली मर्तबा इनके साथ मैं डिबेट कर रही हूं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। रोहित पांडेय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और यहाँ मेरे बगल में मोहम्मद फैज खान भाई बैठे हैं, जो कि मुख्य संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। और आज ही मुझे पता चला कि गौ सेवा के लिए ये जाने जाते हैं और 15,000 किलोमीटर की बाकायदा इन्होंने यात्रा की है, पद यात्रा। हाँ, गौ सेवा के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं डिबेट। सबसे पहले मैं आपसे विवेक भाई सवाल पूछना चाहूंगी। ये दीदी ने आज क्लियर मैसेज दे दिया है, वेयर शी स्टैंड्स विद हुम। आप मुझसे पूछ रही हैं? जी विवेक जी, यू आर टॉकिंग टू मी? एब्सोल्युटली जी। नहीं, दीदी ने जो मैसेज दिया है नहीं दिया है उसको वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये देखिए कि आप लोग क्रिटिसाइज करिए, अगर कोई चीज मुसलमानों के या किसी भी वर्ग के पक्ष में कोई बिल नहीं आता है। 23 करोड़ वोट मिले हैं नरेंद्र मोदी को 150 करोड़ से ज्यादा के मुल्क में। अभी भी मेजॉरिटी इनके पास नहीं है, बेशक सरकार बना रखी है। आप ब्रूट फोर्स से बिल को पास करते हैं, सबड्यू करते हैं उन लोगों की वॉइस जिनसे रिलेटेड ये मसला है। आर्टिकल 26 के बारे में सुप्रीम कोर्ट है बिल्कुल ना? है, तो मुर्शिदाबाद की हिंसा पर मैं बात कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज कितने कड़क सवाल पूछे आपको पता है ना? तुषार मेहता जी से पूछा है ना कि तिरुपति बालाजी में बताइए नॉन हिंदू है कि नहीं है, बोर्ड की का ख्याल रखने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट पर तो आपको विश्वास है ना? फिर ये सब क्या लगा रखा है? हाँ, क्यों आप जबरदस्ती बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? ना, कोई नहीं बरगला रहा है। हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन मुझको देता है और हम प्रोटेस्ट करेंगे, देश में प्रोटेस्ट करेंगे। कोई आर्जनी नहीं होगी, लूट नहीं होगी। लेकिन किसी के पिताजी को ये राइट नहीं मिलता है कि वो घरों से लोगों को भगा दे। किसी के पिताजी को ये राइट नहीं मिलता है विवेक श्रीवास्तव कि वो हिंसा करे। किसी के पिताजी को ये राइट नहीं मिलता है कि वो, अरे बिल्कुल पूछ लूंगी, अगर पलायन करवाएंगे ना वो, तो यहाँ खड़ा करके पूछूंगी। उसी जमीन की बेटी हूँ मैं, डरूंगी नहीं किसी से। अगर देश का कानून कोई हाथ में उठाएगा और मृत्यु हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी, तो मैं पूछूंगी। क्यों नहीं पूछूंगी? सांसद के घर पर पथराव हुआ था, पूछा था मैंने। ठीक है, गलत। और आगरा में जो लोग तलवारें लेकर घूम रहे थे, गलत। जो तलवारें लेने पर तो ऐसा है, मुहर्रम के जुलूस में तलवारें लेकर निकलना गलत मान लो। आज में अगर तलवारें लहराना गलत है तो मुहर्रम के जुलूस में तलवारें गलत हो गई। मुहर्रम में हाँ, फर्क समझ लीजिए। यहाँ फर्क करवाएंगे, मातम के लिए उठाते हैं वो, और यहाँ पे थ्रेटन करने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए करणी सेना ने शस्त्रों का प्रदर्शन किया था। ये फर्क है दोनों में। राजपूत अपने घरों में जो तलवार रखता है वो थ्रेटन करने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए रखता है। ये हिस्ट्री तो आप भी जानते हैं। हर राजपूत के घर पर आपको दिखेगी। पुलिस मैडम, वी हैव अ कोर्ट। नहीं, आवश्यकता आज मॉडर्न 2025 के अंदर हमारे पास किसी पर हमला किया विवेक श्रीवास्तव, किसी पर हमला किया? हाँ, नहीं, जिसने, देखिए, पहले तो ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम है ही नहीं। मैंने नहीं किया। कोई लेना देना करनी सेना वर्सेस मुर्शिदाबाद आपने किया। एक मसला है, लियाकत ने नहीं किया। हाँ, उनका एक मसला है। नहीं, उनका एक मसला है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम उनको फैसिलिटेट हमें करना चाहिए। हर राज्य सरकार, हर चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए। आगरा में तलवार लेकर हवा में लहरा देने पर करनी सेना का आतंक आपको दिखाई दे जाता है। मुर्शिदाबाद में गाड़ियों पर आग लगा देना, पुलिस पर हमला करना, 500 हिंदू परिवारों का पलायन कर देना, आपको लगता हमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा मासूमों के साथ? नहीं, ये सारा वक्फ के अमेंडमेंट के खिलाफ जो हमारी मूवमेंट है उसको बदनाम करने के लिए ये सारी संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद की साजिश है।
पहले नागपुर में दंगे कराए, हाँ। संभल में करवाया, ये लोग अब यहाँ करवाते पहुंचे हैं बंगाल में। ये लोग इनको करवाते मुसलमानों से तो फिर समस्या है आप क्यों और ये बैठे हुए सेकंड ग्रेड हैं? सिटीजन बनाना सब चाहते इनको हैं। सौंप दीजिए ना। प्रोटेस्ट चलेगा। आपके राज्य में भी अगर यही बिल्कुल, पहुंच के सारे हम साथ काम हैं। कर पा रहे हैं तो फिर इनको दे दीजिए। आप पश्चिम बंगाल बोलिए दीदी को दे दे, इनको नहीं संभाल पा रहा है तो। प्रदीप भंडारी, आप लोगों से ये आपने आरोप सुन लिया ना विवेक श्रीवास्तव का, आप लोग जानते हैं कहां पहुंचकर दंगा करवा देना है। आप लोग बाकी तो चीजें मुसलमानों से नहीं मनवा पाते हैं कि बीजेपी को वोट कर लीजिए, कि मोदी को पसंद कर लीजिए, लेकिन दंगा करवाना आप उनको मनवा लेते हैं। रूबिका जी, ममता बनर्जी ये कह रही है कि भाई जो वहां पे दंगा कर रहे हैं वो ममता बनर्जी की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात सुन रहे हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी किसके नेता है? तृणमूल कांग्रेस के नेता है। बप्पी हलदार किसके नेता है? तृणमूल कांग्रेस के नेता है। बॉबी हकीम किसके नेता है? तृणमूल कांग्रेस के नेता है। और आज विवेक श्रीवास्तव ने अपनी पार्टी के खिलाफ स्टैंड लिया है, क्योंकि सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम कहते हैं कि ममता बनर्जी की पुलिस प्रेजेंट ही नहीं थी। इतना पुलिस को फोन किया गया गांव वालों द्वारा, फिर भी जो है पुलिस ने राइटर्स और दंगाइयों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और वो दंगाइयों को दंगा करने दे रही है। ये सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम कह रहे हैं और आज विवेक श्रीवास्तव ममता बनर्जी को क्लीन चिट देने की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वायलेंस पे कहा एक चीज बहुत डिस्टर्बिंग है कि ये वायलेंस नहीं होना चाहिए। द वायलेंस इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। जब मैटर कोर्ट में चल रहा है तो वायलेंस क्यों हो रहा है? और ये वायलेंस बंगाल में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी इसके पीछे। रूबिका जी, ये चालू हुआ था 70%। प्रदीप जी, आप ये कह रहे हैं ममता बनर्जी इसके पीछे। ममता बनर्जी ने आज खुली भरी सभा में तस्वीरें दिखाई है, जरा कहा है कि आप लोग हिंदू और मुसलमान को एक नहीं होने देंगे। आपके लोग वहां पर दंगा करवा रहे थे, आपके लोगों ने वहां जाकर स्थिति को खराब, आउट ऑफ कंट्रोल किया है। सीधे सीधे वो आप पर आरोप लगा रही है। वो कह रही हैं कि आप लोग वहां दिल्ली में वहां पहुंच गए बंगाल में तो रोटी नसीब नहीं होगी मुसलमानों को। रूबिका जी, यहाँ पे मरने वाले हर गोविंद दास और चंदन दास के घर पे तो ममता बनर्जी नहीं गई। क्या किसी भी पीड़ित के घर पे ममता बनर्जी गई? नहीं गई। पर उनको इमामों से मिलने का समय मिल चुका है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ममता बनर्जी की नीति और नियत हिंदू विरोधी और बंगाल विरोधी है और आज वो झूठ बोल रही है। क्योंकि मैं उनका एक वीडियो सुनाना चाहता हूं। 2024 के अंदर ममता बनर्जी ने कहा था जो हिंदू जो है, एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। अगर बीजेपी की मदद तुम हिंदुओं करोगे तो अल्लाह कसम तुमको कोई माफ नहीं करेगा। हिंदुओं को करते भी अल्लाह कसम बात करिए, मेरा वर्ड्स नहीं है, ये ममता बनर्जी के वर्ड्स और काफिर तक उन्होंने कहा है। तो मुझे बताइए, जिस नेता की नीति और नियत हो, और ये पहली बार नहीं हुआ रूबिका जी, बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस के वक्त कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। ओके, मुझे मुस्कुराहट इस बात पे आ गई दीदी अपने वोट बैंक के दिल में पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करती है। बिल्कुल है ना, माशाल्लाह से। अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, मतलब इतना तो कोई मौलवी नहीं डराता है जितना वो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है रूबिका जी, इसलिए ममता बनर्जी के आउट ऑफ कंट्रोल है। ये देखिए ये सुकांतु मजुमदार की एकदम लाइव तस्वीरें मैं आपको बता रही हूँ। जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करने के लिए सुकांतु मजुमदार पहुंचे हुए। अच्छा ठीक है, पीड़ित परिवार अपना भारतीय जनता पार्टी के सामने दर्द बता रहे हैं। ओके, अच्छा कांग्रेस के भी प्रवक्ता रोहित पांडे जी है ना, कल अधीर रंजन चौधरी भी आपके वहां पर पहुंचे थे। हाँ रोहित भाई, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अधीर रंजन चौधरी पता नहीं क्यों अलग थलग दिखाई दे रहे हैं पार्टी से। मैं 3 दिन से सवाल पूछ रही हूँ कि राहुल जी इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुर्शिदाबाद के परिवार को लेकर किसी तरह की कोई संवेदना क्यों नहीं दिखाई दी है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, हिंसा कोई नहीं चाहेगा कि कहीं भी हो, किसी के चाहे वो कोई भी सरकार हो या कहीं भी किसी स्टेट में अगर कोई हिंसा की बात करेगा तो कोई कतई जो है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, ये राजनीतिक जो आतंक फैलाया जा रहा है, अभी जैसे प्रदीप जी ने कहा कि वायलेंस क्यों हो रहा है। भैया, वायलेंस क्यों हो रहा है, पहले वायलेंस कौन करा रहा है ये जानने की जरूरत है। अच्छा, कि वायलेंस कराने वाले कौन लोग हैं और किस तरीके से। देखिए, आज ये वक्फ बिल जो आया, ये देखिए आप इसके पीछे आप मकसद समझिए कि अगर 2014 के बाद अगर बीजेपी की सरकार आई है तो एक ही मकसद है कि किसी तरीके से मुस्लिम्स को अपमानित करना और उनके पर्सनल लॉज हैं, जो मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज हैं उस पे कैसे अटैक करना है। ये सिर्फ इनका बेसिक इनका जो मुद्दा होता है, ये बिल्कुल क्लियर कट साफ दिखता है आपको।
नहीं तो देखिए ये बात बहुत बड़ी बात नहीं, है मान कि लीजिए सारे मैं कानून अभी जो आपका बनाए गए हैं अभी तक रोहित जो भाई हमें रोहित भाई सारे रोहित भाई मान लीजिए मैं ऐसा करूंगी नहीं, लेकिन मान लीजिए मैं अभी आपका अपमान करूं तो आप हिंसक हो जाएंगे, आप जो मुझे हिंसा मार करने काट वाले देंगे। लोग हैं उन पे कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। नहीं, कानूनी ये क्या बात प्रक्रिया है? अपनाया नहीं, जाएगा, आप उसे उनको जेल भेजा जस्टिफाई जाएगा। कैसे कर रहे हैं? जो हिंसा हुई है उसे जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? और कौन करा रहा है? मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी करा रही है? और अगर हाँ आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग ये सब करा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए जिनसे करवा रहे हैं वो लोग दूसरी बातें तो इन लोगों की मानते नहीं है, ये बात कैसे मान लेते हैं कि हाथ में पत्थर उठाना है और गाड़ी को आग लगा देनी? ये बात कैसे मान लेते हैं? मुझे मोहम्मद फैज बताइए जरा। रुकिए विवेक जी, ये क्लैरिफाई कीजिए आप पहले कि ये बीजेपी दंगा करा रही है, ये अगर जो टूल उन्होंने पकड़ा है दंगा कराने का तो ये मुसलमान हैं जो अभी जिनको कहा जा रहा है कि ये सड़कों पर उतर गए, हिंसक हो गई भीड़। जो भीड़ है वो किसके विरोध में उतरी है? वक्फ बिल के कानून के विरोध में उतरी है। तो भड़काया किसको गया है? इन लोगों को। किसने भड़काया? बीजेपी ने भड़काया। तो बीजेपी की बात ये लोग मान कैसे गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा रूबिका जी, ये कांग्रेस में मूर्खतापूर्ण बयानों का कोई कोर्स करवाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है। आप देखिए कि मुसलमानों का अब कांग्रेस के वोट बैंक बनने में और उनके बंधुआ मजदूर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी ये मुसलमानों को भड़काने के लिए कहते हैं उनके पर्सनल लॉ में बीजेपी आ रही है इसलिए मुसलमान विरोध कर रहे हैं। मुसलमान अब मानेगा और संविधान सबसे ऊपर है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के समय मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी का समर्थन किया था और हिंदू या मुस्लिम का पर्सनल लॉ नहीं, देश का संविधान सबसे ऊपर है। एक बात समझ जानी चाहिए। और आपकी ये तुष्टीकरण बंधुआ मजदूरी की राजनीति अब मुसलमानों के बीच चलने वाली नहीं है। ओके, तुष्टीकरण बंधुआ मजदूर, ये दो बातें कह रहे हैं। रोहित जी 20 सेकंड और उसके बाद मेरे दो अल्पसंख्यकों को कमजोर करने की बात जो की जा रही है कौन कर रहा है? ये बीजेपी कर रही है। अरे रूबिका जी भी मुस्लिम समुदाय से है, मैं भी मुस्लिम समुदाय से हूं, भाई हम मजबूत हो रहे हैं। फैज जी, बीजेपी की भाषा बोलने वाले आप लोग, जो आप पहले इस बात को समझिए कि आप सरकारी दखलंदाजी करेंगे किसी धार्मिक भेदभाव। शाहबानों ने 178 रुपीज का मंथली मेंटेनेंस मांग दिया था, तो वो भाई इसके हिसाब से मुसलमान समाज की महिला नहीं, परंतु जो कट्टरपंथी शाहबानों के खिलाफ राजीव गांधी के पास चले गए वो मुसलमान। ये कैसे हो सकता है रूबिका जी? आप भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, बाकी भी मुसलमान है, क्या बात कर रहे हैं रोहित भाई? मुसलमान डरा हुआ अपने घर से। अरे कौन आप ठेकेदार थोड़ी है भारत में किसी धर्म के। रोहित पांडे जी, रुकिए पांडे जी एक सेकंड, मैं आपको अभी चैलेंज देती हूँ, खुला चैलेंज। हाँ, मतलब आप इसे एकदम शिद्दत से मान लीजिए ये चैलेंज को। अभी आप निकलिए, जहां कहीं भी बैठे हैं भाई, मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, हो सकता है अपने घर में, बाहर निकलिए, जो पहला मुसलमान आपको मिले, पहला मुसलमान, उससे पूछेगा तू डरा हुआ है? और उसके लबों से निकलेगा मुसलमान कभी डरता नहीं है। रोहित भाई, तो ये मत कहिए कि मुसलमान डरा हुआ है। कोई मेरी 90 साल की नानी, अब हयाती नहीं है माशाल्लाह, 100 पूरे करके गई हैं, मैंने उनसे पूछा था तो वो कहती थी मुसलमान कभी डरता नहीं है, किसी से नहीं डरता है। आप लोग उसके जहन में जबरदस्ती डालते हैं लाचार। अब पूछिए तू लाचार है? आप जाइए, पहला मुसलमान जो मिले उससे पूछ लीजिएगा तू लाचार है, तू डरा हुआ है, तू बेचारा है, तू परेशान है। चारों का जवाब दे देगा वो आपको। कौन सी भाषा में देगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन चारों का जवाब आपको दे देगा। स्वीकार कीजिए मेरा चैलेंज। 2017 पैदल चलाऊं, 30 महीना पैदल चलाऊं, मोहम्मद फैज खान हूं, 80% टाइम हिंदुओं के घरों में, मंदिरों में, मठों में रुका हूं, लेकिन मेरा नाम सुनकर किसी ने मुझे कंकड़ नहीं मारा। तो ये ऐसी कमरों में बैठकर बोलना छोड़ो कि मुसलमान डरा हुआ है, उनको वोट बैंक बनाना छोड़ो, फिर कह रहा हूं बंधुआ मजदूर बनाना छोड़ो। पूरा देश वास्तविक पैदल घूम के कह रहा हूं कि दुनिया में मुसलमानों के लिए स्वर्ग है तो भारत भूमि है। ये विक्टिम कार्ड खेलना अब तुम्हारा समय खत्म हो गया। अब 99 सीट लाकर भी तुम खुशी मनाते हो। 415 सीट वाली पार्टी
99 सीट में खुश होने लगे, ओके। जश्न मनाने लगे, समझ जाइए आपकी क्या स्थिति हो चुकी है। किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो आपके फंडामेंटल राइट को छीन सके। अरे फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 15 का समर्थन है इस एक्ट में, 26 का है, 30 फैज का भाई है। एक सेकंड, फैज भाई एक सेकंड, रोहित भाई शाहबानो का फंडामेंटल राइट नहीं था। हाँ तो बिल्किस बानो की भी बात मौलवियों करिए के आप। आगे अगर आप शाह बानो की बात झुककर करेंगी, मैं कीजिए, बिल्किस बिल्किस बानो भी की मेरी बात बहन करिए। है और शाहबानो भी कीजिए। हाँ तो बिल्किस कोई बानो माइकल भी लाल हमारी मुझे बहन है। बिल्किस बानो के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता है। क्यों मैं बेटा, वो मैम, वाहिद अगर लड़की हूँ आप जो बिल्किस शाह बानो बानो के की साथ बात खड़ी बात रही थी। करेंगी, तो मुझे ये बिल्किस बिल्किस बानो बानो की से बात करिए। बिल्किस बानो माला से पहनाया गया, अभी माला जो पहनाया टॉपिक गया है उससे डिविएट करने की कोशिश मत करना। मैं सबका कॉलर पकड़ सकती हूँ एक महिला की इज्जत के लिए, माला याद पहनाया रखिएगा गया। आप। मैं आपकी उनको तरह तो नहीं हूँ कि बरी- वोट बैंक की बरी कराया राजनीति गया, के उनको चक्कर माला में पहनाया गया। किसी और का हक मार ले। आपने शाहबानो का हक मारा था, जानते हैं आप ये बात। शाहबानो का हक आपने इसलिए मारा था क्योंकि आप मुल्लाओं से डर गए थे, आप कट्टरपंथियों से डर गए थे। आप डर गए थे कि वो वोट नहीं करेगा तो आपकी सत्ता वाली कुर्सी की वो जो डंडी है ना वो टूट जाएगी। तो प्लीज डोंट गिव मी अ सर्मन हियर सर, डू नॉट गिव मी अ सर्मन हियर मामले सर। में क्या हुआ? मुसलमान, ये आदमी जो बगल में बैठा है वो मुसलमान नहीं है। बीजेपी वालों ने माला पहनाया। हम हाँ? बीजेपी आरएसएस के बोल बीजेपी के नहीं नहीं, मुझे ये बताइए ना, बगल में मेरे बैठा हुआ आदमी आपको मुसलमान नहीं दिखता है? आपको मुसलमान की परिभाषा आप लोगों ने बदल कर रख दी है। अनुराग, ऐसे ऐसे डिबेट्स में तो मतलब और किसी की जरूरत ही नहीं है, यही रूबिका ही संभाल लेती है पूरा का पूरा। अनुराग भदौरिया, ये वोट बैंक की राजनीति ये है। हल्ला मचाता आप है लोग बहुत। मानने से कतराते हैं लेकिन करते वही सब है। अब देखिए, मुझे बोलने दीजिएगा और इतनी कृपा रखिएगा कि मुर्गा लड़ाई मत करवा दीजिएगा, कि मुर्गा लड़ाई बहुत देर से मैं देख रहा हूं, तो मुझे आपको बोलने मुर्गा दीजिएगा नहीं कृपया। मानती हूँ, पहले देखिए- तो मैं बता दूं आपको। नहीं नहीं, मुर्गा ठीक है? लड़ाई में देख You रहा हूँ, are अब मुझे not a बोलने मुर्गा। दीजिए। देखिए, अरे मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलने लगी। मैंने कहा ये कैसी सियासत मेरे मुल्क में हावी है, इंसान को इंसान से जुदा होता देख रहा हूं। अब देखिए कैसी लड़ाई अभी मैंने देखा, इसलिए मैंने ये बात आपको सुना दी। ममता जी को आपने बोल कहा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, मैं सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, बीजेपी को बोल रहा हूं, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस हिंसा की मैं कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन आपने एक बात कहा कि वहां पे टीएमसी का शासन है, हिंसा हो रही है जिस तरह से, तो उत्तर प्रदेश में किसकी शासन था जिससे वहां संभल हुआ? मध्य प्रदेश में किसका शासन है, वहां पे दंगा हुआ? यहाँ हरियाणा में किसका शासन है? दिल्ली में किसका शासन है? महाराष्ट्र में किसका शासन है? क्यों वहां पे दंगे हुए? मैं पूछना चाहता हूं। भाई दंगे तो बीजेपी की सरकार में लगातार हो रहे हैं। और रामगोपाल मिश्रा जी की मौत दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, जब आपने देखा होगा बहराइच की दंगा जब हुआ था, पास अभी तक क्यों हुई? भाई मैं पूछना चाहता हूं ना, पुलिस मुस्तैद होती तो नहीं होता। अभी तक रामगोपाल लेकिन ये मिश्रा भारतीय से जनता पार्टी के साथ दिक्कत पता है उनके क्या परिवार है? से ये सत्ता पक्ष में सुन रहती लीजिए, है तो सुन सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभाती है, विपक्ष में जहां रहती है वहां विपक्ष का धर्म नहीं निभाती है। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इंसान से इंसान को जुदा करना आता है, क्योंकि वो सत्ता पाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ यही काम करती है, ओके। कैसे एक दूसरे से लड़ा जाए, सत्ता मिल जाए। ओके। अरे सत्ता आप पालोगे, इंसान को उड़ा के सत्ता तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको आने वाले भविष्य में आप पूरे हिंदुस्तान को क्या देके जाना चाहते हो? नफरत देके जाना चाहते हो। और आप बात करते हो कि हम, देखिए आपकी राजनीति क्या है, विकास की तो है नहीं, आपकी राजनीति नफरत की है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आया, ठीक है। नफरत, ये दंगा शुरू हो गए। देखिए इसके सर, पहले तो दंगा पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहे थे ना, आपका मुर्गा कार्ड अचानक चला। चुनाव आते ही दंगा कैसे शुरू हो गए? मैं पूछना आपका चाहता मुर्गा हूँ। कार्ड चला और मैंने पूछना बीच चाहता में मैंने बीच में मैं जवाब दूंगा रुबिका जी। मैंने बीच में आपको नहीं टोका, ठीक है? अब आपने जो दंगों को लेकर सवाल आप टोक पूछे दीजिए। हैं, नहीं अब हो गया ना सर, अब थोड़ी आप लगातार मुर्गे की तरह बांग देते रहेंगे। रुक जाइए ना, अब हो गया। प्रदीप जी जवाब दीजिए। रुबिका जी नहीं, झूठ मुर्गा लड़ाई तो के आप पाप कराते हैं, नहीं चाओ, चाओ, होते, चाओ, 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 लड़ो, मगर लड़ो, फिर लड़ो, भी लड़ो, वो लड़ो, चलता है, सच की रोशनी में आकर खुद ही फिसल जाता है। और आज ये अनुराग भदौरिया का काम हो रहा है। अरे अनुराग जी 1.5 मिनट तक आप बोले, 30 सेकंड हम भी बोल लेंगे, आवाज नीचे। अनुराग 30 भाई सेकंड हम भी ऐसे बोल नहीं। लेंगे। अनुराग जी ये देखिए, इनका ये हर डिबेट में अनुराग जी का ये कार्ड अनुराग जी होता है। ऐसे रुबिका नहीं। प्रदीप जी रुक 1.5 मिनट लेट मी हैंडल। अनुराग जी लगातार बीच में बोलेंगे, लगातार सच में आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं ना। हाँ रुकिए शांत, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। अरे कोई नहीं सुन रहा है भाई, आवाज डाउन कर दी है। अरे भैया, वो विज्ञापन में भी बोलते हैं। अरे रुक जाइए। फिर भी अरे वो सर कटा हुआ मुर्गा होता है ना, वो उसकी तरह कर रहा है वो, मतलब फोन कट गया है कि कोई तार, बस ओके, हाँ बस। अरे फिर बोलने लग गए।
अनुराग भाई रुक जाइए ना भैया। ये क्या कर रहे हैं रूबिका जी? कुछ नहीं करेंगे, मुझे एक और तरीका पता है, इलाज पता है मुझे। हटाइए फ्रेम से अनुराग जी, जब शांत हो जाएं, इत्मीनान से सुनने लगे दूसरों को, तो ले आइएगा, ठीक है? ये कह के कर रही हूं मैं। ओके रूबिका जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात कहूंगा कि झूठ के पाव नहीं होते, मगर फिर भी वो चलता है भदौरिया जी। सच की रोशनी में आकर खुद ही फिसल जाता है, और आज यही विपक्ष का हाल हुआ है। रूबिका जी, अगर भारतीय जनता पार्टी इस दंगे के पीछे होती, एंटी हिंदू राइट्स के पीछे होती, तो ममता बनर्जी की पुलिस अभी तक सो रही थी क्या ममता बनर्जी की पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई थी क्या? दिक्कत यह हो चुकी रूबिका जी कि 30 मई 2019 को जब बंगाल का युवा बोलता है जय श्री राम, तो 7 लोगों को ममता की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब 5 मई 2019 के अंदर वापस से बंगाल का युवा बोलता है जय श्री राम, उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। जब बंगाल के अंदर 2021 का चुनाव ममता बनर्जी जीत जाती है, 15,000 केसेस उन लोगों के ऊपर होते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, और कलकत्ता हाईकोर्ट कहती है बंगाल के अंदर कानून का शासन नहीं, एक राजा का एक शासक हो चुका है। आज ममता बनर्जी से 10 सेकंड की मैं बात पूछूंगा रूबिका जी, कि आप मुझे बताइए, इतना समय हो गया, क्यों नहीं हरगोविंद दास और चंदन दास के पीड़ित परिवार से वो मिलने गई? उनके पास समय था, उन्होंने इमाम की मीटिंग तो कल भी कर सकती थी, परसों भी चल सकती थी। मानवता ये होती है पीड़ित से पहले मिला जाए। मैसेज एक इंपॉर्टेंट चीज है। हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, 20 सेकंड में अनुराग जी को देना चाहती हूँ। शांति से उन्होंने, देखिए, अच्छा काम किया है तो रिवॉर्ड देना चाहिए। अच्छा काम ये किया है कि वो ना बोल के उंगली उठाई है, तो मैं एक अच्छी एंकर होने के नाते ये रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। 20 सेकंड अनुराग जी, एंड देन आई मूव ऑन। क्यों गई वो इमामों के पास? वो पीड़ितों के साथ भी तो जा सकती थी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वरना 20 सेकंड भी नहीं दूंगी। हाँ, तो एक काम और कीजिएगा कि मुझे अकेले बोलने दीजिएगा। आप 1 to 1 कर देती हैं, एक और आ जाते हैं बीच में कूदने, क्योंकि आपके बगल में बैठे हैं। जैसे आपने उनको मौका दिया, मुझे भी मौका दीजिए। इतना तो न्याय कीजिए। आप तो कह रही मैं तो न्याय प्रिय हूँ, तो मुझे भी न्याय कीजिए अकेले बोलने का। बोलिए। सवाल है भारतीय जनता पार्टी के साथ हालत, भारतीय जनता पार्टी की क्या बात हो गई कि उनको लग रहा है कि वो चुनाव हर जगह, अब उनको हारने का डर पश्चिम बंगाल में सताने लगा। अब देखिए, अचानक जैसे चुनाव पश्चिम बंगाल में आया, चुनाव के कुछ दिन बचे, वहां अचानक दंगे कैसे शुरू हो जाती है? पहले भी हुआ था। आप पीछे जाइए, जब 5 साल पहले चुनाव हुआ था तब भी यही हुआ था। 6 महीने में इसी तरह की हालत पश्चिम बंगाल में बना दी गई थी कि दुर्गा पूजा नहीं करने दे रहे हैं, काली पूजा नहीं करने दे रहे हैं, सरस्वती पूजा नहीं करने दे रहे हैं, तमाम इन्होंने माहौल बनाया था। आज मैं पूछना अरे सुन तो लीजिए, मैं दूंगा, लेकिन मैं अपनी बात तो कहूंगा। ऐसा थोड़ी है कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे, आप मास्टर की तरह बैठ जाएंगे, फिर कहूंगे नहीं बीजेपी की तरफ से आप बोलेंगे, और फिर बोलेंगे कि नहीं मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए। अरे मैं अपनी बात से अपने हिसाब से दूंगा ना, प्रभु तो बोलने दीजिए ना। आप तो बीच में टोकने लगी, 20 सेकंड के पहले आप 10 सेकंड में टोकने लगी। कह रहे मैंने 20 सेकंड दिया, 10 सेकंड तक आप नहीं रुक पाए। कमाल है भाई, 20 सेकंड में 10 सेकंड नहीं रुक पाए। कह रहे 20 सेकंड दिया मैंने। अगर लॉजिक ऊपर है तो अनुराग, मैं कह रहा हूँ, लगातार दंगा क्यों हो रहा है? जैसी वहाँ चुनाव आता है पश्चिम बंगाल में दंगे क्यों शुरू हो जाते हैं? तो कहीं ना कहीं शक तो जाएगी बीजेपी पे। और बीजेपी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं 70% हिंदू है, तलवार लेकर निकल पड़ेगा तो क्या होगा? आप हिंदुओं को भड़काते हो, आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, शर्म नहीं आती है? टीवी डिबेट में बैठ के आपका अध्यक्ष क्या कहता है? मैं आपको रोक सकती हूँ, वहां मेरी बात नहीं सुनेंगे वो, ठीक है? आप शांत हो गए। अब मैं फिर एक लास्ट कोशिश कर रही हूँ। अनुराग जी रुकिएगा। वंडरफुल। अब हर्षवर्धन जी, मैं फिर वापस बीच में आ गए। 42 सेकंड्स बोले आप, 42 सेकंड्स। मेरे दर्शक, यहाँ बैठा हर एक प्रवक्ता इस बात का विटनेस है, मत कीजिए। मैं अभी रोहित भाई से भी पूछ लूंगी ना, तो कहेंगे सबसे ज्यादा भैया आप ही बोले हैं। तो नहीं, ना रुक जाइए आप प्लीज। हर्षवर्धन जी को स्क्रीन पर लाइए। हर्षवर्धन जी, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मैसेजिंग। आज मैं जब अपने आप को हर धर्म से अलग करके खड़े रहकर सिर्फ ये देखती हूँ, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, कि दीदी कहाँ गई हैं, ठीक है, और उसके बैकड्रॉप पर मुर्शिदाबाद का पूरा काला सत्य दिमाग में चल रहा है, और वो चूज करती है एक जगह। आपको पता है ये उनके वोट बैंक का कि नहीं, मुझे नहीं पता। फिर जब मैं एक मुसलमान के नाते सोचती हूँ, कहती हूँ ऐसी चीजें ना बाकी सारों को हमें सवाल करने पर मजबूर कर देती है कि देखो तुम लोगों के साथ खड़े हुए हैं, जबकि गड़बड़ी होती है तुम लोगों की वजह से। मतलब हमारे लिए डबल दर्द है। अगर एक आम मुसलमान की मैं बात करूं तो दिस मैसेजिंग। नहीं, निश्चित तौर पर रूबिका जी, और आपने बहुत जिसको कहें कि एक संजीदा बहस करने के नाते कहा कि ये हिंदू मुसलमान की बहस नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। लेकिन अभी जो आपने सवाल पूछा ना कि ये सब कुछ होता है तो जो भी मुसलमान है उनको बैड लाइट में पेश करता है। अब दुर्भाग्य देखिए
कि मुर्शिदाबाद में तुरंत इसके पक्ष में तर्क आएगा कि क्या जहां मुस्लिम आबादी होगी और ममता बनर्जी जैसा एक मुस्लिम अपीजमेंट करने वाला शासक होगा। मैं दोनों बात इसलिए एक साथ कह रहा हूं क्योंकि असम में भी मुस्लिम बहुल आबादी, लेकिन वहां जब उनके, जिसको कहते हैं ना कि उनका अपीजमेंट करने वाला, उनको दंगे में साथ देने वाला, उनके मौलानाओं को उनके ईगो मसाजिंग करने वाला कोई नेता नहीं होता है, तो क्या होता है, सब कुछ ठीक चलता है, जैसा असम में हुआ। ममता बनर्जी जो कर रही है ये खतरनाक है, और मैं तो समझ नहीं पाता हूं, ये प्रवक्ता हर डिबेट में आते हैं और एक लाइन की बात कहते हैं कि अब चुनाव होने वाला है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। अब पता नहीं बंगाल में पहले चुनाव है या बिहार में पहले चुनाव है या तमिलनाडु में पहले चुनाव है या महाराष्ट्र में जहां चुनाव हो चुका है फिर 5 साल बाद चुनाव आने वाला है, या हरियाणा में जहां हो चुका है फिर 5 साल बाद आने वाला है। तो भैया 1 नेशन 1 इलेक्शन करा लो, वो भी अच्छा होगा। लेकिन इस सब से इतर अगर बात करें रूबिका जी, कोई 6 महीना नहीं बीता है, कोई 6 महीना नहीं बीता है जहां ममता बनर्जी के राज्य में ऐसी हिंसक घटनाएं नहीं हुई, जहां दंगा नहीं हुआ, और बिना किसी संकोच के मैं कह सकता हूं कि अगर देश में आज कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा लगातार हो रहा है तो वो पश्चिम बंगाल है। अगर आज कहीं हिंदुओं, दीदी ने कहा कि ये तो बाहर से आए लोग, ये तो एमएचए की भी रिपोर्ट है ना, बांग्लादेशी हैं जो आ गए हैं और जिन्होंने ये सारे कांड किए हैं। तो ये बांग्लादेशी आए कैसे? ये जिम्मेदारी तो ममता बनर्जी की नहीं है ना। वो ये कह रही है कि आप बॉर्डर बनाइए, बीएसएफ कर रही है ना वो रक्षा, क्यों नहीं कर पा रही है? ये तो सरकार की जिम्मेदारी ना, केंद्र सरकार की, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। निश्चित तौर पर भारत सरकार की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय ने एक निर्णय किया कि सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर जहां सेंसिटिव है, जहां आर्म्स, ड्रग्स, तस्करी, इस तरह से घुसपैठ वो सब होती है, वहां पर 50 किलोमीटर भीतर तक बीएसएफ को अधिकार दे देंगे। पंजाब से भी ज्यादा अगर कोई चिल्लाया राज्य तो ममता बनर्जी वाला राज्य था, और यही पश्चिम बंगाल था जहां तृणमूल कांग्रेस के कैडर जाकर बाढ़ लग रही होती तो वहां हंगामा करते हैं। यही पश्चिम बंगाल है जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि अरे वो तो मुस्लिम बहुल इलाका था तो सड़क पर पीट दिया, आपको गुंडा ताजेमुल याद होगा, एक पुरुष स्त्री उनके संबंध जो भी हो आप तो सड़क पर पीट देंगे, और उसके बाद आप कह देंगे कि वो तो शरिया का मसला है, वहां तो मुसलमान मुसलमान को जिस तरह से बैड लाइट में ममता बनर्जी कर रही है। और देखिए ये चिंता की बात है, 2021 के चुनाव से पहले धुबरी भागना पड़ा था हिंदुओं को। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी को वोट दिया, चुनाव के बाद भागना पड़ा, जाकर जगदीप धनखड़ वहां जाकर मिलकर आते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, अगर हिंदुओं की जान इतनी सस्ती हो गई है, अगर हिंदुओं के घर इस तरह से जलाए जा रहे हैं, अगर हिंदुओं के लिए काम करना, रहना, पहचान के साथ उनको मुश्किल हो गया है, तो यकीन मानिए ये ममता बनर्जी जो कर रही है देश के लिए खतरनाक है और हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई और बढ़ा रही है। संजीदगी से इसका जवाब जी, ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है ना, हर्षवर्धन जी आप विवेक भाई एक बार मैं अपनी बात फिनिश कर दूं। मैं ये कह रही हूँ कि एक काम करते हैं, ममता बनर्जी की जगह हम एक बीजेपी के सांसद को वहां पर रख लेते हैं। ऐसा करते हैं, अमित शाह जी को रख लेते हैं, है ना। अमित शाह जी हिंदुओं की सभा में जाते हैं और हिंदुओं को कहते हैं कि तुम्हें भगवान शिव की, महाकाल की कसम, अगर तुमने इन कांग्रेसियों को, सपाइयों को या दूसरे विपक्षी पार्टियों को वोट किया है तो महाकाल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो बताइए डिबेट का रुख क्या होता? विवेक जी क्या होता उस डिबेट का रुख? अब देखिए, हाँ, आई विल टेल यू वन थिंग नाउ। अब द क्वेश्चन इज, आप तीन चीजों को यहाँ डिबेट में मिक्स किया जा रहा है और डाइवर्जन किया जा रहा है मेन मुद्दे से, जो कि इस बिल के खिलाफ एक प्रोटेस्ट है। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी राजा ने जाकर के रिट दायर करी है, आज सुनवाई थी। सुनते जाइए, लेट मी स्पीक। अब आपने साहब 3 विषयों को मिक्सअप करा। आप कह रहे हैं घुसपैठिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी आ गए, उसी में आपने वक्त घुसा दिया, उसी के अंदर आपने हिंदू मुसलमानों की लड़ाई को भी घुसा दिया, उसी में ममता बनर्जी एज एन ऑपोजिशन लीडर भी घुसा दी जिसके हम लोग खिलाफ हैं। तो ये सब मिक्सअप मत करिए, इशू बड़ा सिंपल है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हर राज्य में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैं करूंगी मिक्सअप। संबल में कौन था? नहीं, संबल में कौन था? I have the right to mix it up and I'll tell you why I will mix it up. क्योंकि जड़ है ना। नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं, आप जो है ये फूल क्यों पत्ती से मिला रही हैं, पत्ती को क्यों आप शाखा से मिला रही हैं? अरे भाई जड़ एक है ना, उस जड़ पर तो मैं बात करूंगी। नहीं, जड़ एक नहीं है। नहीं, बिल्कुल एक है। हाँ, जड़ क्या है? मुसलमान खराब होता है ना। अस्तगफिरुल्लाह, फालतू की बातें नहीं, फालतू की बातें नहीं विवेक श्रीवास्तव। 100 मुसलमान हो जाए तो 50 बारे में फालतू की बातें आप नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं।
आप नास्तिक नहीं, है योगी इसका मतलब आदित्यनाथ ये नहीं करते कि हैं, मैं नहीं मुसलमानों के करता। बारे में कुछ भी योगी कह आदित्यनाथ देंगे करते और हैं। मैं सुनूंगी आपको, मैं किसी को बहुत नहीं अच्छी बात सुनूंगी, है। मैं किसी को बहुत नहीं अच्छी बात सुनूंगी। है। जिस कौम से योगी आती हूँ आदित्यनाथ तो उस बोलते हैं कौम ना, के बारे में उनको आप सुनती हैं नहीं, आप किसी का भी कंधा लेकर कुछ कहने की कोशिश करेंगे और मैं सुनूंगी। नो आई एम नॉट गोइंग टू। मैं बार बार कहती हूँ, नो फिक्र नो शाय, आई एम मियां भाई। इस देश का मुसलमान हूं और किसी मुसलमान के बारे में गलत नहीं सुनूंगी। प्लीज, जड़ ये नहीं है जो आपने कहा है, जड़ ये है कि बरगलाने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक लड़ाई के लिए। आप लोग लड़िए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहित पांडे और ये प्रदीप भंडारी आपस में लड़ भिड़ जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी कौम को तो बख्श दीजिए ना, आप दोनों बख्श दीजिए ना। विवेक श्रीवास्तव, नैरेटिव यही है कि इस्लाम, कुरान और मुसलमान को एक बुरा नाम ये देते हैं रोज। वो आपका देते हैं ये तरीका लोग। है मनुस्मृति योगी को आदित्यनाथ बोलना, कह रहे हैं कि 100 आपका मुसलमानों के बीच तरीका में है। 50 हिंदू सेफ नहीं है। ये क्या नैरेटिव है? ये किसने बोला मैं कुरान? नैरेटिव नहीं दे मुझे रहा। बताइए एक हर जगह नेता का जाकर के नाम, कभी नागपुर के अंदर मुझे मजार एक पे बैठ नेता का जाएंगे। नाम बताइए जिसने ये कहा हो कि कुरान गलत है बीजेपी के। अभी बताइए एक नेता का नाम बताइए रोज जिसने बैठ कहा है कर मुसलमान रोज सबसे बैठ ज्यादा करके- खतरनाक। रोज बैठ करके नहीं, मुझे बताइए आप, इस्लामोफोबिया होता है मैडम। आपने और बैठकर कहा यहाँ पर जाता कहा है, मनुस्मृति खतरनाक ये है। हिंदू- प्रदीप भंडारी, हाँ। रूबिका जी, ये विवेक श्रीवास्तव की पार्टी है जिसमें मारी झापी मैसेकर हुआ था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था बंगाल के अंदर और हिंदुओं को चुन चुन के मारा था। ये विवेक श्रीवास्तव लोग क्या समझेंगे? ये विवेक और टीएमसी की बात पार्टीज अलग है, पर इनका डीएनए हिंदू विरोध है। मैं वापस से एक बात कहना चाहता हूं रूबिका जी, और वो मूल बात है। अभी टीएमसी के इंजामुल हक ने ये कहा है कि ऐलान जंग करना पड़ेगा मुसलमानों को, ऐसा टीएमसी के व्यक्ति कह रहे हैं। ऑलराइट। अनुराग भदौरिया, मुझे देखिए, मेरा तो सीधा सा सवाल है रूबिका जी, सुकांत मजूमदार जो ये कहता है कि 70 हिंदू, अगर 70% हिंदू तलवार लेके निकल पड़ेंगे तो क्या होगा? इस आदमी को अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? ये भड़काऊ भाषण देता है, ये बीजेपी के नेता वहां का अध्यक्ष, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताइए? मुझे तो लगता है डालना चाहिए। मैं कह रही हूं सुकांत नहीं, इससे कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोग जो समाज के अंदर नफरत की राजनीति करते, सुनिए रामलाल जी, सुमन के बारे में क्या है? नहीं, मैं कह रही हूं जितने भी इस तरीके के बयान आ रहे हैं हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, जो जो नेता देते हैं, सबके सबको जेल के अंदर कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। बिल्कुल क्लियर बात है। लेकिन अपीजमेंट और कौम को बरगलाना ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। प्लीज ये समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18। बहुत ही जबरदस्त था। मैं इसके ऊपर क्या ही बताऊं अभी। मैं इसको बंद ही करता हूं, बहुत हो गया।